ये लेक्चर जो हैं ये अरशाद लॉ और अरशाद चीमा लॉ चैनल से डिलीवर किए जा रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स और नौजवान वकला के लिए। तो ये लेक्चर भी उसी सिलसिला की कड़ी है। तो पहले हमने गुफ्तगू की है अर्जी दावा और जवाब दावा के बारे में, यानी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है भाई? दावा दायर हो गया, तलबी हो गई, मुताला पेश हो गया, मुताला ने जवाब दावा फाइल कर दिया, जवाब दावे में उसने मुख्तलिफ डिफेंस लिए, मुख्तलिफ उजरात इब्तदाइया लिए, फैक्ट्स पे डिनाइल पेश किया, स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया सारे मामलात को जो क्लेम था प्लेंटिफ का। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के पास क्या तरीकाकार है टू रिजॉल्व द कंट्रोवर्सी विच ओरिजिनेटेड बिटवीन द पार्टीज? तो उसके लिए ऑर्डर 14 में तरीकाकार लिखा गया है, यानी ऑर्डर 14 जो है ये सारे के सारा इश्यूज के बारे में। अब इश्यूज क्या होते हैं? इश्यूज को उर्दू में तनकी कहते हैं या तनकीहात कहते हैं, यानी वो पॉइंट्स जो डिटर्मिनेबल हों, जो डिस्प्यूटेड हों बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स, जिस पे उनका इत्तफाक ना हो, जिन मामलात पे, उनको मुख्तसर तरीके से फार्मूलेट करने के बाद एक शक्ल दी जाती है सवाल की, जिसका जवाब उस पार्टी ने देना होता है जिस पे उसका ओनर्स को थ्रू एविडेंस उस प्रैक्टिस को इशू कहते हैं। यानी इशू जो हैं इनको फ्रेम करने का जो तरीकाकार ये है कि कोर्ट जब दावा अर्जी दावा प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है तो वो दोनों को सामने रखती है, दोनों का बगौर मुतालिया करती है पार्टीज की प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद उसमें देखती है कि व्हाट इज द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ इन द सूट प्लेंट एंड व्हाट इज द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन द रिटन स्टेटमेंट। अब उन पैराग्राफ को सामने रख के या वो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो रेज किए हैं डिफेंडेंट ने, उनको सामने रख के कोर्ट जिन अमूर पर इत्तफाक नहीं है दोनों पार्टीज का, उनको बाहर ले आती है, और वो जो अमूर बाहर निकलते हैं, जो कंट्रोवर्शियल होते हैं बिटवीन द पार्टीज, उनको इश्यूज कहते हैं। यानी अगर वो कहता है जी, ये मुद्दई कहता है कि मैं फलां मकान वाकया फलां मला फलां गली जिसका नंबर ये है ये मैंने फलां से खरीदा हुआ है और उसकी बुनियाद पे आए हैं ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो ये एक फैक्ट आ गया, लेकिन मुताला जो है ये मुझे मालिक नहीं मानता इसका। तो अब मुताला जो है वो उससे इनकार कर देता है कि ये नहीं ये गलत बयानी कर रहा है, मैं नहीं इसको दुरुस्त मानता। तो क्या ये फैक्ट जो है, जो मुल्कियत की ओनरशिप है, ये किसने अब साबित करनी है? मुद्दई ने। अब मुद्दई पे ओनर्स चला जाएगा इस अमर को साबित करने का, तो वो जो निकलेगा ना उसमें से सवाल, उसको हम कहेंगे इशू। क्योंकि अब उसने तो माना नहीं है, मुद्दई ने असर्ट किया हुआ है, क्लेम किया हुआ है, उसने डिफेंस में इनकार कर दिया है, तो अब कोर्ट क्या करेगी? उस पर तनकीद बनाएगी, इशू बनाएगी, एक पॉइंट निकालेगी कि वेदर द प्लेंटिफ इज ओनर ऑफ दिस सूट प्रॉपर्टी। क्या मुद्दई जो है ये मुतदाविया जो प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र है दावे में, उसका मालिक है? आगे सवालिया निशान पड़ेगा। ओपीपी यानी उस पर ओनस आ जाएगा, ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ पे आएगा। अब ये इशू बन गया, इसको किसने साबित करना? मुद्दई ने, क्योंकि मुद्दला ने तो इनकार कर दिया। अब आगे एक और प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन में वो उधर लेता है कि द सूट इज नॉट मेंटेनेबल और लायबल फॉर डिसमिसल ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ रेच जुडिकाटा। इस लीगल इशू उसने ले लिया, फैक्चुअल भी इसमें फैक्ट्स भी इन्वॉल्व है। तो अब किसने ये लिया इशू, किसने ये ऑब्जेक्शन लिया? मुताला ने। अब ये इशू निकलेगा कि वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज लायबल टू बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेच जुडिकाटा। तो ये एक बन गया इशू। ओपीडी इसका ओनस किस पे जाएगा? मुताला।
तो ये इशू बन गया, एक नंबर वो बन गया, 2 नंबर ये बन गया। अगर कोई और एतराज लिया हुआ है मुद्दा ने, वो कहता है सूट इज टाइम बार्ड, तो वेदर दी सूट इज टाइम बार्ड, इस पर ऑनर्स किस पे जाएगा? मुद्दा पे। तो ये जो पॉइंट निकलेगा ना जिन पे कंट्रोवर्सी है, छोटे छोटे सवाल, ये इशू होंगे ऑफ द सूट, और ये अकॉर्डिंग टू दी प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज रेज होंगे, और ये मुख्तसर किस्म के पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होंगे जो कोर्ट फार्मुलेट करेगी, जो कोर्ट फ्रेम करेगी फॉर द रिजॉल्विंग ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो रिजॉल्व हो गया, वो इशू बन गया। अब इनमें कुछ इशू जो हैं वो लॉ पॉइंट पे होंगे, कुछ इश्यूज फैक्ट्स पे होंगे, वाकयात पे। अब जो लॉ पॉइंट वाला इशू है, अगर उसके बारे में अपरेंटली ऐसी कोई शहादत मौजूद है या नजर आ रहा है कि लॉ पॉइंट वाला इशू जो है इसकी बुनियाद पे दावे का फैसला हो सकता है, तो फिर उनको अदालत प्रीलिमिनरी इशू के तौर पर भी ट्रीट कर सकती है। यानी अगर वो पहले दिन ही कोर्ट समझ लिया कि ये लॉ पॉइंट का इशू है, इस पे तो नजर आ रहा है, तो वेदर द सूट इज टाइम बार्ड, तो कोर्ट वो इशू निकाल के कहेगी जनाब इस पे आर्गू कर लें, दावा तो टाइम बार्ड नजर आ रहा है। या अगर कोई ऐसे नकल वगैरह मौजूद है जो पहले दावे की थी, इसी नौयत का दावा था, तो कोर्ट अगर इशू बनाती है कि वेदर द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड on the basis of the doctrine of res judicata, तो पहला दावा मौजूद है, वही पार्टीज है, सर्टिफिकेट कॉपी है, तो कोर्ट को फिर मजीद एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसका फैसला कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में, यानी अगर अर्जी दावे में लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा कि कोई तलबात की कोई मामलात हैं, तो कोर्ट उस पर इशू बना के और उसी वक्त भी आर्गूमेंट सुन के फैसला कर सकती है प्रेम्पशन सूट में। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि अदालत जो है वो 2 तरह के इश्यूज बनाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज। फर्स्ट पोर्शन क्या है कि वो लीगल इश्यूज यानी लॉ पॉइंट पे इशू बनाएगी, और सेकेंडली जो फैक्ट्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं बिटवीन द पार्टीज, उनके मुताबिक इश्यूज को फ्रेम करेगी, और इशू फ्रेम करने के बाद अगर कोर्ट ये मुनासिब समझती है या कोई पार्टी दरख्वास्त देती है कि फलां लॉ पॉइंट पे इशू है, अगर इस पे फैसला कर दिया जाए तो दावे का फैसला हो सकता है, तो कोर्ट ये भी प्रैक्टिस कर सकती है। ऑर्डर 14 में लिखा हुआ है, ऑर्डर 15 में भी ये रूल 3 में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉ पॉइंट पे इशू बन सकते हैं और उसकी बुनियाद पे फैसला हो सकता है दावे का। अगर ये नहीं इशू ये है कि दावा टाइम बार्ड है, तो फिर अब आगे जाने की क्या जरूरत है, मजीद इसमें प्रोब एंड टू करने की या एविडेंस रिकॉर्ड करने की या पार्टीज को तकलीफ देने की। लेकिन अगर वो नजर आ रहा है कि इशू की बुनियाद पे इस केस का फैसला हो सकता है, तो फिर फौरी तौर पे अदालत उसको प्रीलिमिनरी ट्रीट करके उस पर फैसला कर सकती है। या कोई और लॉ पॉइंट का इशू है जो सामने नजर आया, उसकी बुनियाद पे फैसला हो सकता है। तो ये लॉ के इशू है, लॉ पॉइंट के। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर सारे इशू बनाए जाएंगे लॉ के भी, और यानी बाद का लिमिटेशन है जो है ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लैंड फैक्ट हो सकता है, इसके लिए एविडेंस की जरूरत है। तो फिर सारे इशू बना के सारे पॉइंट्स पे तो कोर्ट जो है वो पार्टीज को एक मौका देगी फॉर द सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस। यानी लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है ये ऑर्डर 16 रूल 1 की रिक्वायरमेंट है। अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस से क्या मुराद है? लिस्ट ऑफ विटनेसेस से मुराद यह है कि जो गवाह कोई पार्टी पेश करना चाहती है उनके बकायदा नाम लिखकर कोर्ट को दे, दोनों पार्टीज। यानी पहले तो ये था कि अगर कोई गवाह तलब करना चाहती है तो उसका नाम लिख के दे, लेकिन अब अमेंडमेंट हो गई है, उसके मुताबिक ये है कि अगर आप कोई भी गवाह पेश करना चाहते हैं, चाहे प्रोड्यूस करना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं, तो उन दोनों का नाम किस लिस्ट में लिख के दें, वो अवेलेबल होनी चाहिए विद द फाइल। और उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, विद इन 7 days आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशूज। यानी जो इशूज बन गए ना उनके 7 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टी जो हैं वो अपनी लिस्ट सबमिट करें
और साथ एक सर्टिफिकेट भी दें कि दे आर रेडी टू प्रोड्यूस एविडेंस, उसको सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस कहते हैं। तो ये भी एक लाजमी हमारा है कि आपने वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है। अगर आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं देंगे टू द कोर्ट विद इन टाइम, तो फिर यू कांट फाइल दैट लिस्ट बियॉन्ड दैट लिमिटेशन। 7 डेज के अंदर अंदर देंगे, और अगर वो लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप गवाह पेश नहीं कर सकते। कोई वही गवाह आप पेश करेंगे जो लिस्ट में मौजूद है। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है आजकल। एक जजमेंट है PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पे 255, उसमें भी कुछ लॉ को बयान किया गया है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो 7 डेज के अंदर होनी चाहिए। अगर वो नहीं दी गई तो फिर उसकी इजाज़त लेनी चाहिए फॉर द सबमिशन फ्रॉम द कोर्ट वेयर द सूट इज पेंडिंग। लेकिन वो इजाज़त इस बुनियाद पर मिले कि अगर आप कोई अच्छी रीजनेबल सफिशिएंट ग्राउंड बयान करेंगे कि आपने वो लिस्ट क्यों नहीं जमा करवाई वक्त पे। तो सिर्फ ये कह देना कि गलती से ऐसा हो गया, वो कहते हैं कि ये कोई ग्राउंड नहीं है। तो बहरहाल इसमें एहतियात करनी चाहिए, और लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है ये वक्त पे इसको सबमिट करना चाहिए आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। तो फिर आप अपनी एविडेंस दे सकते हैं। अब देखना यह है कि अगर इशू स्ट्राइक हो गए, फ्रेम हो गए, फॉर्मुलेट हो गए, तो क्या कोई पार्टी अगर इशू गलत बन गया है, उसका ओनस उस पर नहीं बनता था, तो फिर भी वो दुरुस्त हो सकता है, उसके बारे में दरख्वास्त दी जा सकती है। अगर कोई इशू बनना चाहिए था किसी पॉइंट पे, किसी फैक्ट पे, तो वो कोर्ट नहीं बना सकी एट दैट टाइम, तो वेदर द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू करेक्ट दैट इशू और फॉर्मुलेट न्यू इशू और फ्रेम न्यू इशू अकॉर्डिंग टू द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज। जो रह गया, जो जरूरी था, जिसको देखा ही नहीं उसने, कोई फैक्ट ऐसा था जिसमें अगर ये कोई किसी ने अलर्ज किया कि फलां फलां का बेटा नहीं है, या फलां का फलां के साथ निकाह नहीं था, या फलां फलां जो है वो विरासत में हिस्सेदार नहीं बनता, तो अगर वो बात जो है वो फार्मुलेट नहीं हो सका इशू इसके बारे में, तो पार्टीज बाद में तवज्जो मबजूल करवाती हैं कोर्ट की। तो क्या कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इशू को दोबारा कोई नया इशू फ्रेम कर सके, या अगर कोई इशू गलत तौर पे बन गया है, उसकी जो लैंग्वेज है वही दुरुस्त नहीं है, वही अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वही ब्यूटीफुल नहीं है, उसमें ही कोई गलतियां हैं ऐसी, या वो इशू जो है वो काबिल समझने के काबिल नहीं रहा, बल्कि वेग किस्म का इशू है, उसमें कोई समझ नहीं आती कि इसका मकसद क्या है या बिला मकसद है, वो बन गया है, तो क्या कोर्ट उसको खत्म करके नया इशू बना सकती है? तो कोर्ट को एम्पल पावर्स हैं टू फ्रेम प्रॉपर इश्यूज, टू फ्रेम हैप्पी वर्डेड इश्यूज, ताकि क्योंकि असल बुनियाद ही इशू है जो कोर्ट के सामने है, और कोर्ट ने उसी की बुनियाद पे फैसला देना है, उसी की बुनियाद पे एविडेंस आनी है। और ये भी लाजमी है कि जब कोर्ट जजमेंट रेंडर करे जिसमें इश्यूज फ्रेम हो चुके हुए हों, तो फिर कोर्ट को चाहिए कि वो इशू वाइज अपना फैसला सादर करे, हर इशू पे अपनी राय दे, चाहे वो नेगेटिवली उसको डिसाइड करे या पॉजिटिवली, किसी के हक में डिसाइड करे या किसी के खिलाफ डिसाइड करे, लेकिन हर फैसला जजमेंट जो पास होगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 ऑफ द CPC वो इशू वाइज होगी। और अगर इशू जो हैं वो सही फ्रेम हुए हैं और कंट्रोवर्सी सही कोर्ट के सामने आ चुकी हुई है, और कोर्ट कंट्रोवर्सी को समझ चुकी है कि व्हाट इज द मैटर बिटवीन द पार्टीज which shall be decided by the court in accordance with law or according to the facts of the case, तो फिर कोर्ट अच्छा फैसला देगा। लेकिन अगर इशू ही सही नहीं बने, असल कंट्रोवर्सी को बाहर ही नहीं निकाला गया, कंट्रोवर्शियल मैटर को सही तौर पे देखा पढ़ा ही नहीं गया, तो फिर अगर इशू सही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जब उसमें अपील जाएगी तो फिर ऊपर वाली अदालत जो है अपीलेट कोर्ट उसको रिमांड कर सकती है, दोबारा भेजेगी कि जनाब आपने तो इशू सही नहीं फ्रेम किए, आपके तो इशू हैप्पी वर्डेड नहीं है, आपके इश्यूज में तो ऐसी जान ही नहीं है जिससे ये समझा जाएगा कंट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज क्या है।
तो फिर वो केस आमतौर पर रिमांड भी हो सकता है। तो एहतियात होनी चाहिए। यानी ये भी अब बात याद रखने वाली है कि इशूज़ की फ्रेमिंग की जो डेट है वो डेट ऑफ हियरिंग कहलाती है। डेट ऑफ हियरिंग कहलाती है, वैसे डेट नहीं है। वो एक मैटर है जिसमें कोर्ट बकायदा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को देखती है, स्क्रूटनाइज करती है, एग्जामिन करती है, पढ़ती है। वहाँ पे पार्टीज के असिस्टेंट्स की भी ज़रूरत होती है। इसलिए पार्टीज को कोशिश करनी चाहिए। नहीं, हम तो शुरू में जब प्रैक्टिस ही पहले दिनों में तो पार्टीज अदालतें बुला के दोनों वकला को खड़ा करके इशूज फ्रेम करती थी और बाद में पूछती थी कि कोई ऐसा इशू रह तो नहीं गया जो ज़रूर फ्रेम होना चाहिए। तो तीनों मिलके यानी कोर्ट, दोनों वकला वो प्रैक्टिस करते थे सही तौर पे कि कौन कौन से इशू लाजम है और किन किन को फ्रेम होना चाहिए। तो फिर इशू जो है वो बहुत अच्छे फ्रेम होते थे। और ये बाद में दरख्वास्त देने वाली और ये सारे मामला जो है कोर्ट का जो वक़्त ज़ाया होता है उससे छुटकारा हो जाता था। तो ये थोड़ी बहुत बात थी इशूज़ के बारे में, जिसकी बुनियाद पे आगे जो बिल्डिंग बनती है सारी की सारी केस। तो अगर इशू अच्छे होंगे तो फैसला भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।